Assalamu alaikum. Hopefully you people are doing great. सॉरी मुझे देर हो गई है वीडियो बनाए हुए। तो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहले हम हीट और थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करते रहे। मैं यहाँ पर कुछ ही एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ और इनके कंसेप्ट दे रही हूँ। इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएंगे तो हम इन टॉपिक्स में पर दोबारा कोई वैलिड एमसीक्यूज कोई पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पास्ट पेपर एफपीएससी के, पीपीएससी के, उस तरह के पेपर्स हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनके कंसेप्ट्स लेने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ से पेपर बन के आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टॉपिक को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप सबने ही बीएस में पढ़ चुके होंगे आप। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्लासिकल फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स आती है और इलेक्ट्रोडायनामिक्स आती है ना, तो आपको पूरी फिजिक्स आती है। अगर आपके पास इन दोनों के ही कंसेप्ट अच्छे नहीं है ना, तो आपको कभी भी फिजिक्स नहीं आ सकती है, क्योंकि ये दोनों बेसिक चीज़ें हैं जिनमें हर तरह की फिजिक्स को डिस्कस किया हुआ है, हर तरह के फिजिक्स के कंसेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज से। फर्स्ट एमसीक्यूज में वो क्या कहता है कि एक मूविंग कॉइल है गैल्वानोमीटर की, जिसकी रेजिस्टेंस है 100, gives half scale deflection for a current of 20 milliampere. What will be the potential difference across it? तो ये कहता है कि हमारे पास अगर उसमें से ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो 20 मिली एम्पेयर है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फार्मूला क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे मुझे थोड़े से, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है, सभी पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V जो है वो किसको डिनोट करता है, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, और I फॉर करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमारे पास वो जो हमें चीज़ें गिवन है वो क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है और करंट गिवन है। तो अगर हम 100 को 20 मल्टीप्लाई 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मिली लिखा हुआ है तो 10⁻³ का होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 2 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट चलें आगे। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 20 मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल 10⁻³ मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास ये, चूंकि इसका 0 और वो जो 100 है वो 1000 बन जाएंगे और 10⁻³ जो है वो 1000 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास पीछे 2 वोल्ट बच जाएगा। ये आपने कैलकुलेटर पे ज़रूर सॉल्व कर लेना है। हीटिंग अ मैग्नेट विल, वो कहते हैं कि अगर हम मैग्नेट को हीट अप कर दें तो उसके साथ क्या होगा। अगर हम एक मैग्नेट को हीट करते हैं तो हमारे पास जो उसकी अलाइनमेंट है, क्योंकि मैग्नेट जो होते हैं वो अपनी अलाइनमेंट की वजह से इस तरह से हम डिफर करते हैं ना, जैसे पैरामैग्नेटिक मैग्नेट होता है, डाया मैग्नेट होता है, फेरोमैग्नेट होता है, तो इनकी अलाइनमेंट डिफरेंट होती है ना। तो जब हम इन्हें हीट करेंगे तो इनके एटम्स जो होंगे वो, उनकी जो अलाइनमेंट होगी, इनकी जो डोमेन्स होंगे, अंदर इनके डोमेन्स होती हैं, तो डोमेन्स जो होंगी वो हिल जाएंगे अपने जो उन्होंने अलाइन किया हुआ है ना, जगह अलाइंड है, तो वो अब जो उनकी अलाइनमेंट है वो ख़त्म होती जाएगी जैसे जैसे हम उसको हीट अप करते जाएंगे। और जैसे जैसे इनकी जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ती जाए, जैसे जैसे ये अलाइनमेंट ख़राब होती जाए, तो जो मैग्नेट होता है वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को वीक करता जा रहा होता है। तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ वीक होगी अगर उसमें अम, उसको हम हीट करते हैं। तो क्यों, क्योंकि डोमेन्स जो होती हैं उनकी अलाइनमेंट हिल जाती है। गैल्वानोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस विद, हाँ ये रट्टे वाला क्वेश्चन है। गैल्वानोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस है लो डैम्पिंग के साथ, विद वेरी लो डैम्पिंग। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ वैक्यूम, अब एक इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वैक्यूम में ना मूव कर रहा था,
एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और उसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है फील्ड के। द सब्सिक्वेंट पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, तब वो इलेक्ट्रॉन किस पाथ पर चल रहा है। एक इलेक्ट्रॉन था जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वैक्यूम में मूव कर रहा था, कहाँ एंटर हुए, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी ना, सॉरी, इसके अंदर ये कैसे आया, परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो इस तरह का जब सिनेरियो आ जाए कि एंटर अ मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन एंटर होता है अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो मूव करता है वो वैक्यूम से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अचानक से एंटर होता है और वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है, तो फिर हम उस इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, उस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाता होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मेरे से सीधी नहीं बन रही लेकिन ये होती सीधी हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो गया, तो अब इसके इसने कौन सी डायरेक्शन फॉलो करनी है, इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। ओके, इसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। मेरी ड्राइंग क्यों कितनी अच्छी नहीं है, तो आप इसको अपनी कॉपी में ड्रा करके और अपने नोट्स बना सकते हैं। The effective way to increase the sensitivity of moving coil galvanometer is, अच्छा, अब जो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है ना, गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है ना वो है, गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमारे पास हम फार्मूला पढ़ चुके हैं वो हमारे पास है बी, कैपिटल बी, ए एन डिवाइडेड बाय सी, राइट। यहाँ पर मतलब मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें तो हमारे पास क्या होगा, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। एरिया को इंक्रीज करें तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करें, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करें तब भी हमारे पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास यूज अ लॉन्ग एंड फाइन सस्पेंशन, तो सस्पेंशन का तो जिक्र ही नहीं था ना, तो इसको तो एक बिल्कुल इग्नोर कर दें। यूज अ कॉइल ऑफ वेरी लार्ज एरिया, हाँ ये हो सकता है क्योंकि हमारे पास एरिया का जिक्र किया गया है सेंसिटिविटी के अंदर। यूज अ कॉइल विद वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, है ना, अगर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तब भी सेंसिटिविटी तो इंक्रीज होगी ना। और इसी तरह यूज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन ये है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं तब भी हमारे पास सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इन तीनों से ही हमारे पास जो सेंसिटिविटी है वो तीनों से ही इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से भी, एरिया से भी, नंबर ऑफ टर्न से भी। लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो उसने इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी पूछा है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके ना जो सेंसिटिविटी बढ़ाने का ये जो तरीका है इसको हम इफेक्टिव वे कहते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर होता ना कि बी सी डी करेक्ट तो फिर हम तीनों लगा देते, लेकिन अगर इफेक्टिव वे पूछ लेना तो उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग होगी तब भी हमारे पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। इसकी गैल्वानोमीटर की, an ammeter measure the current flowing through a circuit when it is connected in, हाँ ये एमसीक्यूज काफी दफा आ भी चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर एक एमीटर जो है उसने टोटल करंट को मेजर करना है जो कि पूरी सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको उसके लिए हमें उसे किस तरह से कनेक्ट करना होगा, उस एमीटर को हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा। ये आप याद करने वाला एमसीक्यूज है। इसी तरह अगर यहाँ पर आ जाता है वोल्ट मीटर, यानी एमीटर की जगह पर हमारे पास यहाँ पर वोल्ट मीटर का अगर एमसीक्यूज में वोल्ट मीटर वो इस्तेमाल कर लेता है तो फिर हम क्या करें, तो फिर हम हमारे पास जो एमसीक्यूज होगा वो कुछ इस तरह होगा, अ वोल्ट मीटर मेजर द टोटल वोल्टेज, क्योंकि वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को मेजर करता है ना, measure the total voltage flowing through a circuit when it is connected in parallel with the circuit, voltmeter parallel में और ammeter सीरीज में। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा।
अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये समझ आ जाए। ओके। While measuring the known unknown resistance, the help of the slide wire bridge, a greatest accuracy can be achieved when। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें जो स्लाइड वायर ब्रिज होता है उसमें ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी तब अचीव होगी जब, कब अचीव होगी, अ मोस्ट सेंसिटिव गैल्वानोमीटर यूज, अगर हम सबसे सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को यूज कर लें। ये भी एक अच्छा तरीका है ना सेंसिटिव गैल्वानोमीटर को इस्तेमाल करना। A steady voltage cell is used. The balance point is close to the middle of the wire. A high resistance box is used in one of its gap. तो यहाँ पर जब हमारे पास जो वायर ब्रिज है ना, स्लाइड वायर ब्रिज को के हेल्प से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमेशा ये जो सी ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, द बैलेंस पॉइंट इज क्लोज टू द मिडल ऑफ द वायर, जो हमारे पास जो बैलेंस पॉइंट है ना वो क्लोज होना चाहिए मिडल ऑफ द वायर के, तभी हमारे पास जो एक्यूरेसी होगी वो सबसे ज्यादा आएगी, ग्रेटेस्ट एक्यूरेसी हमें मिलेगी। Minimum current required to produce a deflection of 1 millimeter on the scale at a distance of 1 meter is। ये भी अब रट्टे वाला एमसीक्यू से। इसमें क्या कह रहे हैं कि मिनिमम करंट जो होता है वो ज़रूरत पड़ता है अगर हमें डिफ्लेक्शन शो करवानी है गैल्वानोमीटर के थ्रू 1 मिलीमीटर की, कहाँ पर, ऑन द स्केल एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो ये करंट सेंसिटिविटी इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन है, आपने पढ़ी होगी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज गिवन बाय, यहाँ पर अब ये एमसीक्यूज गलत लगा हुआ है, ये एमसीक्यूज ये ऑप्शन होना चाहिए था ना इसका, राइट। ये मैंने फिर सर्च भी किया है क्योंकि काफ़ी मुझे दिन हो गए थे पढ़े हुए, तो मैंने यहाँ पर ये टॉपर से सर्च किया तो यहाँ पर भी NBA यानी BAN या NBA ओवर C। अच्छा, यहाँ पर C क्या है, C एक ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि C पूछा जा सकता है C क्या है, तो C जो है वो क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। बाकी तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है, तो C क्या है, द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको ये एमसीक्यूज ये भी है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। The deflection of 50 divisions of galvanometer is decreased to 25 divisions. डिफ्लेक्शन जो है ना 50 डिवीजन की गैल्वानोमीटर के 50 डिवीजन, deflection for 50 division of galvanometer is decreased to 25 division by shunt resistance of 12 meter. Find the galvanometer resistance। ये तो बहुत ही आसान है, हमने ये मुझे अब भूल गया हमने ये कौन से उसमें पढ़ा था ईयर में, हो सकता है ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, लेकिन इसका हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू आई जी, राइट, आई जी आर जी इंटू आई माइनस आई जी, राइट, आई माइनस आई जी, ब्रैकेट क्लोज। ये जो बाहर वाले दोनों है ना इनके साथ भी जी यानी करंट इन ऑफ गैल्वानोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास शंट रेजिस्टेंस हमें गिवन है 12 इज इक्वल टू आई जी भी हमें गिवन है, कितना है आई जी 25 और आई क्या है 50, तो यहाँ पर हम आई जी को 25 पुट कर देंगे और फिर आर, आर की वैल्यू हमारे पास यही है, वो हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आर जी, आर जी ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 50 माइनस 25। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इज इक्वल टू, सॉरी ये मुझे कुछ में से गलती तो नहीं हो गई यहाँ पर फार्मूला में,
मुझे लगता है यहाँ पर ये इसके अंदर स्लैश थी, मैं गलत लिख गई हूँ। यहाँ पर डिवाइड में ये था और ये भी डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 25/25 हो जाएगा ना, 25 RG, राइट। RG डिवाइडेड बाय 25। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास RG किसके इक्वल आ जाएगा, 12 ओम के इक्वल आ जाएगा, राइट। RG इज इक्वल टू 12 ओम। तो हमारे पास यहाँ पर 12 ओम का ऑप्शन मौजूद है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, 12 ओम। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कौन सा एमसीक्यू समझ नहीं आया, मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूंगी। और चूंकि मैं ये पाक एमसीक्यू से ही क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जो हमारा एफपीएससी का ना अभी पिछले दिनों टेस्ट हुआ है ना, वो सारा का सारा ना यही पाक एमसीक्यूज में से ही एमसीक्यूज उठा के उन्होंने दे दिए। तो आप चेक करते रहा करें पास्ट पेपर्स को, और जितनी इंसान कोशिश करे खुद समझने की, दूसरों से समझने की, जहाँ से भी समझने की ना, जहाँ से आपको कोई समझा रहा है आप बस उठा लें, नॉलेज को अपने अंदर कैद कर लें। क्यों, क्योंकि आजकल ना ही जॉब्स आ रही हैं, एक दो अगर जॉब आती है तो उसको अचीव करने की कोशिश करें, उसमें इस तरह से परफॉर्मेंस दें, इसमें उसमें इस तरह से परफॉर्मेंस दें, इसमें इस तरह से परफॉर्मेंस दें कि ना आपकी ही सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लायक बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे एमफिल, बहुत सारे पीएचडी बैठे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही हैं, क्यों, क्योंकि जॉब्स है ही नहीं पाकिस्तान में। अब तो पाकिस्तान वो खुद भी बेच रहे हैं ना, है ना। तो कोशिश करें कि जितना नॉलेज हो सकता है सबसे ही उठा लें। चलें, सही हो गया, अल्लाह हाफिज़।